देखो एल्कोहलों के रासायनिक गुणों को पढ़ रहे थे और मैं क्या सोचता हूं, अगर आप एल्कोहलों के रासायनिक गुण पढ़ लेते हो तो आने वाले कुछ यौगिक जो एल्कोहल पर बेस्ड हैं या एल्कोहल है, उनकी रासायनिक अभिक्रिया आपको तैयार नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादातर अभिक्रियाएं हम लोगों ने यहीं से तैयार कर रखी होंगी। आप अभिक्रियाओं को देखोगे, जैसे मैं रिएक्टेंट लिखूंगा आप तुरंत जान जाओगे कि इसका प्रोडक्ट क्या बनाकर तैयार करना है। तो अगली अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ अभिक्रियाएं पिछली क्लास में हो गई थी। अगली रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया। अगर आप किसी एल्कोहल की PCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हो क्या बनता है। देखो अभिक्रिया करने का तरीका कैसे, मैं इसको लिख दूं। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH। थोड़ा सा अगर याद रखोगे तो ROH के आप 3 मोल ले सकते हो, आप 3 मोल ROH भी लिख सकते हो या तीनों मोल अलग अलग करके ले सकते हो। और बेटा इसका अभिक्रिया होगा PCl3 से। PCl3 का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभिक्रिया का तरीका क्या है देखो, सोच लेते हैं इसको यहीं से। बेटा P इन 3 OH से अभिक्रिया कर लेगा। अगर P 3 OH से अभिक्रिया कर लेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं H3PO3। देखो P तो अकेला ही है, लेकिन OH कितने हैं 3, तो मैंने H3 के कारण H3 लिख दिया, फिर P लिख दिया और O3 होने के कारण PO3 लिख दिया। अब मेरे पास बचा क्या R और इसके सामने Cl, R सामने Cl, R सामने Cl, तो इसको लिख सकते हैं 3R सिंगल बॉन्ड Cl। इस प्रकार से कंपाउंड बनाया जा सकता है। अच्छा कोई पूछेगा इस यौगिक का नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखोगे फॉस्फोरस एसिड। और बेटा इसका नाम पूछेगा तो इसका नाम है एल्काइल हैलाइड, या क्लोरीन लगा है इसलिए आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्लोराइड। अभी क्या है, ये एक जनरल रिएक्शन हो गई अगर आप एल्कोहल की PCl3 से अभिक्रिया करवाते हो। तरीका मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा ऐसा भी कर देते हैं कि तीनों OH तीनों P से अभिक्रिया कर लेंगे तो बनेगा H3PO3। बचा हुआ R सामने वाले Cl से, दूसरा वाला R अपने सामने वाले Cl से, तीसरा वाला R अपने सामने वाले Cl से अभिक्रिया कर लेगा। तो इस प्रकार से RCl बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी पर बेस्ड कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे मैं सबसे पहले R की जगह पर मेथाइल ग्रुप लेना चाहता हूं, तो जैसे ही R की जगह पर आप मेथाइल ग्रुप का यूज करोगे मेथाइल एल्कोहल बन जाएगा। और अभिक्रिया आपने करानी है PCl3 से। बेटा अभिक्रिया में कोई खास परिवर्तन नहीं है, फिर से वही है कि तीनों OH तीनों OH P से अभिक्रिया करेंगे। देखो OH 3 अगर है तो H3, फिर P अकेला है और 3 O है तो PO3। फॉस्फोरस एसिड इसको बोलते हैं। और मेरे पास बचता क्या है, CH3 के साथ Cl, CH3 के साथ Cl और CH3 के साथ Cl, तो 3 बार बचता है CH3 के साथ Cl। अच्छा कोई इसका नाम तो मैं पहले से लिख चुका हूं, कोई इसका नाम पूछेगा तो बेटा इसका नाम है मेथाइल, और बेटा Cl लगना होने के कारण इसका नाम पढ़ा जा सकता है मेथाइल क्लोराइड। थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर एक एग्जाम्पल को देखें तो इस बार हम मेथाइल एल्कोहल की जगह पर एथाइल एल्कोहल लेने वाले हैं C2H5OH। अभी एक अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे, आपने CH3OH जैसे 3 बार लिखा था एल्कोहल का फॉर्मूला, मैं एल्कोहल का फॉर्मूला एक ही बार लिखता हूं लेकिन लगा 3 मोल देते हैं। सेम उसी प्रकार PCl3 को भी लिख लीजिए। अभी आपने अलग अलग तीनों मोल लिखे थे, मैंने एक साथ तीनों मोल लिख रखे। होगा क्या कि फिर से वही तरीका रहेगा, P OH से अभिक्रिया करेगा तो ध्यान देना P अकेला है, 3 का गुणा है OH पर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, या तो H3PO3 लिख देते, और बेटा या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि POH का होल थ्राइस। भाई P के साथ 3 OH हैं तो POH का होल थ्राइस भी लिखा जा सकता है, या H3PO3 लिख दो, वो भी बेटर है। अब मेरे पास बचता क्या है, 3 बार C2H5 और 3 बार Cl।
तो दोनों में से 3 को अगर अलग कर लें तो बचेगा C2H5Cl। तो अगर आप अलग अलग एल्कोहल के मॉलिक्यूल लिखना चाहो तो ये विक्रिया दी जा सकती है, एक ही में तीनों मोल लिखने चाहो तो ये विक्रिया दी जा सकती है। अभी मैं क्या सोचता हूं, दोनों ही ये विक्रियाएं सही हैं। नाम इसका पूछेगा तो भैया C2H5 को कहते हैं एथाइल, और बेटा Cl को तो सभी जानते हैं कि क्लोराइड बोल देना है यहाँ, तो एथाइल क्लोराइड बनकर तैयार होता है। यह अभिक्रिया हो गई PCl3 से। जस्ट ऐसा ही एक और पदार्थ है PCl5, कहते हैं इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस के पास 5 क्लोरीन हैं, और अगर अभिक्रिया को स्टार्ट करें तो देखो कैसे बेटा स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एल्कोहल ले लेना है, एक जनरल रिएक्शन लिख के दिखाता हूं मैं। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आप कहोगे सर जी यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बना लिया है। जरूरत के हिसाब से जहां जहां सिंगल बॉन्ड है दिखाया जा सकता है, यहां जरूरत नहीं थी दिखाने की, नहीं बनाया वहां। और बेटा अभिक्रिया होनी है PCl5 की। देखो एक अभिक्रिया देख लोगे, सारी अभिक्रियाएं एक ही अभिक्रिया से निपट जानी है। मैं 3 अभिक्रिया क्यों करवा देता हूं ज्यादातर, एक मिथाइल एल्कोहल पर अभिक्रिया बता देता हूं, एक एथाइल एल्कोहल पर। रीजन है कि अभी अपने आने वाले आगे वाले कोर्स में जैसे हम इसको पढ़ चुकेंगे, हमें ये 2 एल्कोहल पढ़ने भी हैं। और फिर क्या हुआ करेगा कि हम बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं तुमको नहीं पढ़ाएंगे। रीजन है मिथाइल एल्कोहल की आधी अभिक्रिया तो मैंने, और एथाइल एल्कोहल की आधी से ज़्यादा अभिक्रिया तो मैंने तुमको यहाँ पढ़ा रखी है पहले से। तो हुआ क्या करेगा, उस समय हम जैसे ही रिएक्टेंट लिखा करेंगे तुमको याद आ जाएगा कि उत्पाद में क्या बनाना है। और वैसे भी मैं एक चीज़ जानता हूँ, मिथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल और फिनॉल, इन 3 पदार्थों की अभिक्रियाएं अलग अलग मत तैयार करो, क्योंकि अलग अलग तैयार करोगे, एक की भी 10 रासायनिक अभिक्रियाओं को तैयार करके बैठोगे तो 3 पदार्थों की 30 अभिक्रियाएं हो जाती हैं। इसलिए भैया जनरल रिएक्शन पर हमेशा फोकस करो। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड पर लिखी गई रिएक्शन है बेटा, ये बिल्कुल मायने नहीं रखती। कैसा मायने नहीं रखती कि अगर ये अभिक्रिया आती है उसी से हम ये सब बना रहे हैं। सोचो जितनी भी अभिक्रियाएं लिखी, R की वैल्यू ही तो रख के बना रहे हैं सारी अभिक्रियाएं, और कुछ भी नहीं करते। उसी अभिक्रिया को 2-2, 3-3 बार रिपीट होती चली जा रही। बसरते करते क्या है, R की जगह वैल्यू प्लेस कर दी जाती है डिफरेंट टाइप की। तो मैं भी क्या सोचता हूं कि आप केवल जनरल रिएक्शन पर फोकस करें, बाकी रिएक्शन पर उतना ज्यादा ध्यान ना दें। अगर तैयार रखनी है तो आप जनरल रिएक्शन तैयार करें, बाकी जो रिएक्शन है कंपाउंड पर बेस्ड आसान ही हो जाती है उनको तैयार करने में। अब जैसे ये अभिक्रिया अगर मैं तैयार कर लेता हूं, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है कि मेथनॉल और एथनॉल पर रिएक्शन कैसी कराई जाएगी। देखना है तुम लोगों को क्या करना है बेटा, सबसे पहले तुमको क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक कर देने हैं। दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो देखो ध्यान से देखो, P के साथ 5 Cl हैं, एक Cl इस किनारे, एक Cl इस किनारे, 2 Cl तो मैंने बांट दिए, और बीच वाले भाग को मिलेगा PCl3। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पहले वाले भाग पर R के साथ Cl है, दूसरे वाले भाग पर P के साथ Cl3 और O है। इसको ऐसे लिख लें POCl3। बेटा लास्ट वाले भाग पर H के साथ कौन है, Cl, तो HCl। इस प्रकार से आप बेटा कंपाउंड बना सकते हो। कोई पूछेगा भी इसका नाम क्या है, तो बेटा इसका नाम फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो मैं इसका लिखे भी देता हूं, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अभी क्या है कि इसी पर, अच्छा इसका नाम क्या पढ़ोगे, इसका नाम देखो सेम मिल रहा है, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। यौगिक आएंगे देखो नाम पढ़ के सुनाएंगे बेटा। अब देखो इस पर एक बेस्ड रासायनिक अभिक्रिया, R की जगह पर मैंने CH3 ले रखा है। जैसे ही R की जगह पर आपने CH3 लिखा, आप जान के मिथाइल एल्कोहल पर रिएक्शन होने वाली है, और अभिक्रिया किसकी होने वाली थी, PCl5 की। तरीका जानते हो, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पहला Cl इसको मिला, पहला दूसरा Cl इसको मिला, 5 Cl में से 2 Cl बांट दिए हैं, बीच वाले को 3 Cl मिलने वाले हैं। बेटा पहले भाग पर बनेगा CH3Cl, दूसरे वाले भाग पर बनेगा POCl3, और बेटा लास्ट वाले पार्ट पे बनकर तैयार होगा HCl। तो मैं इन पदार्थों के तो नाम नहीं बोलता हूं, लेकिन इन पदार्थों का मैं नाम लिखे देता हूं। इनका नाम है मेथाइल
क्लोराइड। वैसे हम मिथाइल क्लोराइड का नाम एक बार लिख चुके हैं। अभी तुम लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों का काम है कि यहां पर एक अल्कोहल मैं अलग से लिए लेता हूं C2H5OH, और बेटा इस पर PCl की 5 की अभिक्रिया आपको लिखनी होगी। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आप लिखोगे, C2H5OH में से बॉन्ड ब्रेक करना, क्लोरीन का बंटवारा करना बॉन्ड के अकॉर्डिंग, जो भी कंपाउंड बनकर के आए, हमारा अंदाजा है कि उनका नाम आप पहले से जानते होंगे। तो इस प्रकार से आप PCl5 से अल्कोहल की रिएक्शन करवा लेंगे। अगली रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, देखो क्या कहता है, कहता है थायोनिल क्लोराइड। बेटा इसको अगर अंग्रेजी में पढ़ें तो थायोनाइल भी बोल सकते हैं, थायोनाइल क्लोराइड से क्रिया। और मैं क्या सोचता हूं, अगर एक रासायनिक अभिक्रिया आपको जनरल फॉर्म वाली आ गई, बाकी पर्टिकुलर फॉर्म पे दी गई रिएक्शन आप आसानी से ही निपटाते चले जाओगे। देखो थायोनिल क्लोराइड से पहले तो इस बात को पढ़ लेते हैं कि थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। यह है थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला। और देखते हैं इसको अभिक्रिया में से कैसे यूज कर लेना है। तो स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया। वैसे थायोनिल क्लोराइड में एक और बात बता दें, थायोनिल क्लोराइड का संरचना सूत्र होता है H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अगर ये फॉर्मूला तैयार रख सकते हो, हमें ऐसा लगता है ज़्यादा अच्छा है। अभिक्रिया इस फॉर्मूले से भी बहुत अच्छा निपटती है, तो इस फॉर्मूले से कर लेंगे। देखो एल्कोहल का फॉर्मूला लेंगे तो एल्कोहल होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अभिक्रिया होनी है SOCl2 से, और मैंने पहले से ही आपको बता रखा है। वैसे तो अगर आप SOCl2 से भी अभिक्रिया डायरेक्ट करवाने की कोशिश करते हो ठीक है, संरचना सूत्र जानते हो बहुत अच्छा है। देखो संरचना सूत्र में से कैसा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखो होता है Cl सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ये तो SOCl2 का होता है। भैया अभिक्रिया में इसको पदार्थों को तोड़ दो, बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिए। अच्छा बॉन्ड ब्रेक करेगा तो R किससे विक्रिया कर लेगा, Cl। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, SOCl2 अगर यहां भी रखा रहने दोगे, ये लाइन नहीं लिखोगे, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे क्या है ना कि जैसे आप समझ गए विक्रिया में से कौन कहां जोड़ना है पदार्थ, ये आपके लिए बाद में काफी आसान हो जाने वाला है। तो बेटा R अभिक्रिया कर लेगा Cl से, तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा RCl। दूसरे भाग पर देखें तो S के साथ 2 O है, SO2। और बेटा तीसरा अगर देखोगे तो बनकर तैयार होगा HCl। तो ये सारा का सारा खेल है, अगर आप ध्यान से देखें, थायोनाइल क्लोराइड के संरचना सूत्र का। अब ये तो जनरल फॉर्म में रिएक्शन हो गई। अब पर्टिकुलर फॉर्म में रिएक्शन देखते हैं। तो बेटा R की जगह पर मैंने CH3 ले रखा है OH। अभिक्रिया होनी है SOCl2 की, देखो यहां लिख देते हैं। तरीका क्या है SOCl2 का कि भैया Cl सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। बेटा बॉन्ड ब्रेक करेंगे अगर इस जगह पे तो CH3 के साथ Cl आएगा। बेटा SO और O मिलकर बना लेगा SO2, और लास्ट में देखेंगे तो HCl बनेगा। इनमें से कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जिसका आप नाम ना जान पाए, इसलिए हम नाम नहीं लिख रहे इसमें से। अगला चल लेते हैं, CH3 की जगह पर दूसरा एल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH। अभिक्रिया होनी है SOCl2 से, और बेटा इसके फॉर्मूले को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो C2H5 के साथ Cl अटैच हो जाएगा। अच्छा इस बीच वाले भाग पर देखें तो S के साथ 2 O मिलने वाले हैं, इसलिए ये बन जाएगा SO2। और मैं क्या सोचता हूँ, लास्ट में HCl से अभिक्रिया कर लेगा तो बन जाएगा HCl। तो अगर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कहता है तो आप ये रासायनिक अभिक्रिया वहां लिख कर आ सकते हो। एक और रिएक्शन देखो बेटा इस जगह पे लिखते हैं। अगली नंबर अभिक्रिया है दहन। कहता है कि दहन का अर्थ है अल्कोहल को अगर जलाओगे क्या बनेगा। तो भैया दहन में से कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं,
जैसे मैंने मेथाइल अल्कोहल को ले रखा है, दहन के लिए O2 की जरूरत होती है। वायु की उपस्थिति में ही आप किसी पदार्थ को जला सकते हो। और ध्यान रखने वाली बात है, जब भी कभी दहन अभिक्रिया आ जाए उसके लिए कुछ बातें तो बिल्कुल तैयार कर लेनी है, और वो जो कुछ बातें तैयार कर लेनी है उसको पढ़ेंगे इधर। मैं क्या सोचता हूं, आपके रसायन विज्ञान में दहन अभिक्रिया नाम ही केवल आ जाए, आपको कुछ बातें बिल्कुल तैयार कर लेनी है। क्या क्या तैयार कर लेनी है उसको वहां देखते हैं। अगर किसी पदार्थ का दहन कराना है और उस पदार्थ में आपको कहीं पर कार्बन दिख जाए, तो दहन के लिए कार्बन को तुरंत चेंज कर देना है कार्बन डाइऑक्साइड में। पहली बात, इस बात को याद रखो। आप ये चीजें तैयार करके, अभी कहोगे सर जी ये चीजें तो लिखी नहीं, जो लिखने वाले हैं रसायन विज्ञान के हर एक पदार्थ की दहन की अभिक्रिया लिखी जा सकती है। पदार्थ को आपने इसके पहले देखा हो और पदार्थ को इसके पहले आपने ना भी देखा हो, हम भी उस पदार्थ की दहन की अभिक्रिया लिख सकते हैं, चाहे पदार्थ हमको दिखा हो इसके पहले, चाहे पदार्थ हमको ना दिखाया गया हो। लेकिन दहन की रिएक्शन कह देगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हालांकि अगर मैं दहन को ढंग से पढ़ाऊं, 1 घंटे का आर्टिकल है केवल दहन के लिए, लेकिन उसमें से फिर इस बात की भी चर्चा होगी कौन से पदार्थ को दहन कराया जा सकता है और कौन से पदार्थ को दहन नहीं कराया जा सकता। लेकिन अभी मैं क्या सोचता हूं, अभी आप केवल इस चीज को ध्यान देते हैं। अगर कभी भी जिस पदार्थ को जलाना है, दहन कराना है, उस पर आग लगानी है, अगर उस पर कहीं कार्बन दिख जाए तो जलने के बाद बेटा उसको काहे में चेंज कर देना है, CO2 में। अपने मन से, जैसे ही यहां C देखा अपने मन से यहां CO2 लिख दिया, इस प्रकार का काम करना है। हां, अगर यह कह दिया जाए कि कार्बन का दहन भट्ठी में कराया गया है, किसी बंद भट्ठी में कराया गया है, वायु की कमी में कराया गया है, वायु की नियंत्रित मात्रा में कराया गया है, कंट्रोल कंबुशन हुआ है, तो इस दौरान बनता है CO। लेकिन जनरली आपको क्या लिख कर आना है, CO2। CO नहीं लिखना है। CO कहां लिखना है, जब कभी भट्ठी की बात आ जाए। कहता बंद भट्ठी में इसको जला दिया गया, तो बेटा बंद भट्ठी का मतलब है ऑक्सीजन। फिर अभी ऑक्सीजन कितना जुड़ा है, 2, वायु ज्यादा मिली थी। वायु कम मिली होगी तो ऑक्सीजन केवल कितना लिखना है, 1। तो वायु कब कम मिलेगी, जब भट्ठी कैसी होगी, बंद, वायु मिल नहीं पाई होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। जनरली रिएक्शन में C को CO2 में ही चेंज करना है। फिर हम देखेंगे दूसरा पदार्थ, क्या अभिक्रिया में कहीं हाइड्रोजन का प्रयोग हुआ है। अगर हाइड्रोजन दिख भर जाए केवल, तो हम हाइड्रोजन को काहे में चेंज कर देंगे, H2O में। थोड़ा सा और याद रखोगे, सल्फर होगा तो उसको काहे में चेंज कर देंगे, SO2 में। और भी याद रखोगे, अगर फॉस्फोरस है तो उसको चेंज कर देंगे P2O5 में। बस आपको दिखे भर कि भैया फॉस्फोरस था कंपाउंड में, भैया चेंज हो गया P2O5 में। और भी एक चीज याद रख लीजिए, अगर कभी भी कोई धातु दिख जाए तो धातु के चेंज कर देना है धातु के ऑक्साइड में। कहने का मतलब है सर जी हमको सोडियम दिख गया, तो बेटा दहन के बाद हम सोडियम को लिख देंगे सोडियम का ऑक्साइड, तुरंत लिख देंगे। अगर कहीं धातु दिख गई हम सोडियम का ऑक्साइड लिख देंगे। तो ये दहन के कुछ जो है वो जनरली नियम है जिनको आप ऐसे करके तैयार कर सकते हो। और भी बहुत सारे नियम होंगे, इसमें से बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, लेकिन क्या है कि अभी आपके लिए केवल इतने ही पदार्थ यूज में आने वाले हैं जो आपके लिए मिलेंगे। अच्छा देखो जल्दी से, अब कभी कभी बात आएगी सर जी ऑक्सीजन को क्या लिखें, ऑक्सीजन कभी नहीं जलता है। ऑक्सीजन दूसरों को जलाता है लेकिन स्वयं नहीं जलता, तो ऑक्सीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी देखते हैं, कार्बन दिखा CO2 लिख दिया, और कुछ दिखा इसमें से, हाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे ही दिखा हमने यहां पर H2O लिख दिया, हो गई अभिक्रिया। अगर सल्फर दिखता तो SO2 लिख देते, फॉस्फोरस देखता तो P2O5 लिख देते, कोई भी मेटल दिख जाता तो मेटल में से उसको लिख देते मेटल का ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते चले जाते। अभी ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बेटा बैलेंस कैसे कर सकते हो इस पर चर्चा कर लेते हैं। कार्बन उधर 2 है और फिर इसके बाद 3 है, तो बेटा ठीक तो है, अरे थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 4 है तो उधर ऑक्सीजन हो गया 2 2 4। बेटा इसको ऐसे कर लेते हैं, 3/2 लिख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 3 ऑक्सीजन यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ,
4 हो गए। ये दहन की अभिक्रिया लिखने के लिए कहे तब ऐसा लिखना है। तो याद रखिएगा दहन में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये सारी की सारी बातें तब याद रखनी है जब किसी भी पदार्थ का क्या करवा दे, दहन। जैसे हमारे पास एक पदार्थ और आता है Na2S, कहता है Na2S का दहन करवाओ। तो बेटा क्या लगता है, सोडियम धातु है, तो सोडियम का जब दहन होगा तो सोडियम का क्या बनेगा, ऑक्साइड। सल्फर जलेगा तो क्या बनेगा, SO2। हो गई विक्रिया, काम खत्म, इससे ज्यादा लिखनी नहीं है तुमको। तो कभी भी दहन के लिए आ जाए तो ये बात याद रखेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे, अगली रासायनिक अभिक्रियाओं पर चलेंगे। अमोनिया से क्रिया आपको एल्कोहल की करवानी है। वैसे एल्कोहल की जो अमोनिया से क्रिया है देखने में तो बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ अभिक्रिया को समझेंगे बिल्कुल सरल है। देखने में तो एक लंबी लेंथ कवर कर लेगी ये विक्रिया, लेकिन जैसे इसको समझेंगे ये तुरंत हमको आसान लगने लगेगी। देखो क्या है, अल्कोहल की अमोनिया से रिएक्शन करवानी है। थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH। अभिक्रिया होनी है अमोनिया से। अभिक्रिया की लेंथ पर मत जाइए, ऐसा अगर लेंथ को देखोगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगी। अभिक्रिया के तरीके को देखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटा तरीका क्या है कि इसका OH इसके एक H से अभिक्रिया करेगा। अगर OH H से अभिक्रिया कर लेगा, ऐसी कंडीशन पर पहला पदार्थ बनने वाला है जल। मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास क्या बचता है, R सिंगल बॉन्ड, और यहां मैं देखूंगा तो मेरे पास बचने वाला है NH2। अगर ध्यान से देखोगे, क्योंकि अमोनिया गैस के सूत्र से एक हाइड्रोजन को हटाया गया है, इस दौरान जो भी एमीन कंपाउंड बनकर तैयार होता है और उसकी जगह पर एल्काइल ग्रुप लगा लिया गया, जो हाइड्रोजन हटाया एल्काइल ग्रुप लगा दिया उसकी जगह पर। ऐसी कंडीशन पे बना हुआ यौगिक कहलाता है प्राइमरी एमीन या प्राइमरी एमाइन बोलते हैं इसको। लेकिन अभिक्रिया यहां से समाप्त नहीं होगी, इससे और अभिक्रिया करवाएंगे, एक बार और अभिक्रिया करवाएंगे R सिंगल बॉन्ड OH की। फिर से इसका H इसके OH से अभिक्रिया कर लेगा। आगे ध्यान देने वाले हैं बचेगा क्या। अच्छा, H OH से अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले बनाकर तैयार करेंगे जल को। मेरे पास बचता क्या है, देखो सबसे पहले R सिंगल बॉन्ड N और H, और ये वाला R भी तो खाली है, ये वाला R इसके साथ जोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा याद करेंगे, अमोनिया का सूत्र था NH के साथ 3, H अगर 3 थे, अब तो 2 H गायब है यहां से, और उन दोनों खाली H जगह पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। अगर ये कंडीशन आ जाती कि 2 H हट गया, उसकी जगह पर कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप आ गया, ऐसे एमीन को बेटा सेकेंडरी एमीन बोला जाता है, या मैं कह रहा था कि एमीन को एमाइन पढ़ सकते हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम उसमें से नहीं है। अभी क्या कर लेते हैं, एक बार और अभिक्रिया करवा लेते हैं R सिंगल बॉन्ड OH की। अच्छा, अब अगर आप पिछली 2 अभिक्रियाओं के तरीकों को देख चुके हो, तीसरे में अपने मन से दिमाग काम करना चालू कर देता है कि सर जी H अभिक्रिया करेगा फिर से OH से और बनाकर तैयार करेगा जल। अच्छा, क्या बोलते हो, जल बनाकर तैयार करेगा, इस दौरान H के हट जाने के कारण H की जगह जो खाली हो गई तीसरा R लगा दिया जाए। R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड, और तीनों के साथ किसको लगा दिया, N को। अगर कभी कंडीशन ऐसी आ जाए कि अमोनिया के सूत्र से तीनों हाइड्रोजन हटा दिए गए हैं और उसकी जगह पर 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दिए गए हैं, ऐसी कंडीशन में बने हुए एमीन को तृतीयक एमीन, या मैं बोल रहा था कि एमीन को एक नाम और दे सकते हो, एमाइन बोल सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया एक और स्टेप में हो सकती है, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये बात आना कठिन नहीं है कि सर जी अब तो हाइड्रोजन बचा भी नहीं, अब कैसे अभिक्रिया होगी। देखो अभिक्रिया कैसी होगी, इसकी अभिक्रिया फिर से कराएंगे R सिंगल बॉन्ड OH से। इस बार बेटा जल अलग नहीं होगा, तुमको याद होगा, और नहीं याद है तो ध्यान देना कभी। नाइट्रोजन में से, या ऐसा सोच लेना कि अमोनिया का सूत्र जब बनाया था तुमने इस बात को देखा था, अमोनिया के ऊपर 2 लोन पेयर थे, सॉरी 1 लोन पेयर था, 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते थे। अब बॉन्डिंग के लिए वो इलेक्ट्रॉन यूज में आएंगे। वो इलेक्ट्रॉन कैसे यूज में आएंगे, इसको ध्यान देना है। R और OH में से जो R OH के बीच का बॉन्ड है वो खिसक जाएगा OH की तरफ, और जब OH की तरफ खिसक जाएगा तो OH पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और R पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अर्थात
R पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है, अर्थात R पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी को देख रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसे ही देखेगा R पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अतिरिक्त संख्या में इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन वो अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे देगा R को, कहेगा ये लो तुम बॉन्ड बनाओ, हमारे पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगी, क्योंकि आगे जगह तो बची नहीं मेरे पास। हम यहां लिख लेते हैं बनेगा क्या, R सिंगल बॉन्ड R R, चारों जुड़ जाएंगे N से। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई भी बच्चा दिमाग लगाना चाहे यहां लगा सकता है। R के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन देकर R की कमी को क्या किया, पूरा किया इलेक्ट्रॉन की। तो सोचो अगर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो फिर कमी किसके पास आ गई, नाइट्रोजन के पास। अच्छा, OH पर कैसा चार्ज था, ऋण चार्ज, जोड़ देते हैं इसको। अब इसका नाम क्या है, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, 4 बार एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एक तो सबसे पहले इसको कहते हैं चतुष्क अमोनियम लवण, सबसे पहले इसको याद रखना है, चतुष्क अमोनियम लवण। एक इसका एक और नाम है क्वार्टनरी साल्ट भी इसको कहते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड नाम पढ़ने का तरीका मैं देखो बताता हूं। 4 बार एल्काइल ग्रुप है ना, तो इसको पढ़ोगे टेट्रा, 4 बार एल्काइल है इसलिए एल्काइल, और बेटा N के लिए अमोनियम, क्योंकि अमोनिया से ये नाइट्रोजन लिया गया था। OH को पढ़ोगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, टेट्रा का मतलब 4 बार, एल्काइल का मतलब R लगा हुआ है, अमोनियम इसलिए कहा गया, अमोनिया के सूत्र से लिया गया है, इसलिए भाई सूत्र तो अमोनिया का ही था, उसी से बनाया गया अमोनियम। OH के कारण हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखने वाली बात है, जब भी किसी पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, जैसे अमोनिया के नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आने लगे तो नाम के लास्ट में EM लगा देते हैं, IUM। अगर यही निगेटिव चार्ज लगने लगे तो नाम के लास्ट में आइड लगा देते हैं। जैसे मैं सोच के बता रहा हूं, नाइट्रोजन में जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका नाम रख दिया गया अमोनियम, EM लगा दिया गया। और यही बेटा अगर निगेटिव चार्ज आता, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता NH2 और निगेटिव चार्ज आ जाता, इसको बोल देते एमाइड, या अन्य ऐसा कोई नाम बता दे जिसके नाम के लास्ट में आइड था। हमेशा पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट में EM और निगेटिव चार्ज एलिमेंट के लास्ट में क्या लगाते हैं, आइड। देखो सोडियम था, नाम के लास्ट में क्या लगा दिया, EM, पॉजिटिव चार्ज था। और बेटा क्लोरीन पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, आपने इसका नाम क्या पढ़ा, क्लोराइड। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज जैसे ही कंपाउंड गेन करने लगता है, नाम में EM बढ़ जाता है, और जबकि नेगेटिव चार्ज गेन करने वाले के नाम के लास्ट में क्या बढ़ जाता है, आइड। तुम्हारों लोगों को काम क्या है, मैंने अभिक्रिया ये करवा के दिखा दी है। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, या आप समझ सकते हो कि मैंने आप लोगों को ये काम दे रखा है कि आप ROH की जगह पर पहली बार CH3OH की अभिक्रिया करवाओगे, कंपाउंड बनाओगे, और दूसरी बार आप ROH की जगह पर आप बेटा इसको ले लोगे C2H5OH को, और पदार्थ का बनाकर तैयार करोगे। हाँ, नाम नहीं आएगा अगर उनका तो बताना, वो मैं बता दूंगा। वैसे जहां एल्काइल यूज किया गया है वहां CH3OH में मेथाइल यूज कर लेना। एथाइल एल्कोहल की जब रिएक्शन लिखना तो बेटा टेट्रा और एल्काइल की जगह पर एथाइल यूज कर लेना। ये थोड़ा सा बात याद रखना। अभिक्रिया के लेंथ पर मत जाना, मैंने कहा था नियम याद रखना केवल। अभी नेक्स्ट नंबर पे ये तो हो गया अमोनिया से क्रिया। अगली हेडिंग लिखते हैं, देखो कहता है HC, ऐसा लिख लेते हैं, हैलोजन अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया। हाँ, कोई ये पूछ सकता है कि सर जी हैलोजन अम्ल किनको कहते हैं। अरे बेटा उन सभी अम्लों को हैलोजन अम्ल कहते हैं जिनमें हैलोजन एलिमेंट आ जाए। जैसे अगर हैलोजन एलिमेंट का फॉर्मूला जाना चाहे, हाइड्रोजन एसिड का फॉर्मूला जाना चाहे तो HCl, HBr,
HF और HI, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। और मैं क्या कहता हूं कि इसमें से एक और बात याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? जैसे कभी पूछ सकता है कि सर जी इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन अम्ल कौन सा है, तो बेटा इसको यहां तैयार कर सकते हो। मैं क्या सोचता हूं, यहीं पर मैं सही कर देता हूं। HF सबसे कमजोर हैलोजन अम्ल है, अर्थात ये जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता है। इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है HCl, इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है HBr, और इस हैलोजन अम्ल से भी ज्यादा क्रियाशील है HI। ये हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम है। तो कभी अगर आपको ये बताना पड़ा हैलोजन अम्ल क्रियाशीलता का क्रम क्या है, HF सबसे कम क्रियाशील, HCl उससे ज्यादा, HBr उससे ज्यादा, HI उससे भी अधिक क्रियाशील है। हाँ, इसमें से ये बात आ सकती है आपके दिमाग में, सर जी ऐसा क्यों बोल रहे हो कि HI सबसे ज्यादा क्रियाशील है, HF सबसे कम क्रियाशील है? बेटा HF में H और F के परमाणुओं का आकार होता है छोटा छोटा, और HI में H का आकार तो छोटा लेकिन I का आकार कैसा होता है, बड़ा। सोचने वाली बात है, आंसर कैसे देना है अगर कोई पूछ लेता है। और मैं क्या सोचता हूँ ना, ये समय ऐसा है कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, और इस प्रकार के फॉर्मूलों में तो क्वेश्चन बिल्कुल आना जरूरी है और आता भी है। HF में से H और F दोनों के परमाणुओं का आकार छोटा होता है। F का आकार छोटा है हैलोजन एलिमेंट में सबसे ज्यादा, और HI में से H का आकार तो छोटा था लेकिन I का आकार सबसे बड़ा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा नहीं, हैलोजन एलिमेंट्स के परिवार में से बड़ा है ये। सोचो, इसमें से जो बॉन्ड बनना है वो छोटा सा बॉन्ड बनना है, इसमें से जो बॉन्ड बनना है वो बॉन्ड कैसा बड़ा थोड़ा सा बनेगा। छोटे बॉन्ड में से होता है क्या है, नाभिकों के बीच की दूरी कैसी है, कम। दूरी कम होने की वजह से आकर्षण बल कैसा लगता है, ज्यादा। भैया आपने एक फॉर्मूला पर रखा था, F = QM1M2 अपॉन ऐसा था Q1 Q2 अपॉन R²। ऐसा कोई आगे थोड़ा कांस्टेंट था क्योंकि फिजिक्स का है, ज्यादा हमें पता नहीं है। R² नीचे लिखा हुआ था। डिस्टेंस बढ़ेगी आकर्षण बल घट जाएगा, डिस्टेंस कम रहेगा आकर्षण बल ज्यादा रहेगा। क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, आकर्षण बल ज्यादा है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जब ज्यादा आकर्षण बल होगा, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन को अलग नहीं होने देगा। और भैया हाइड्रोजन और फ्लोरीन तभी अभिक्रिया करेगा जब एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, टूटेगा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। HI में क्या हुआ, I का आकार बड़ा है, दोनों के बीच की दूरी कैसी है, ज्यादा, और बीच की दूरी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड कमजोर है, आकर्षण बल कम लग पा रहा है। और क्योंकि आकर्षण बल कम लग रहा है, जैसे ही अभिक्रिया के लिए इसको तैयार करेंगे, कम आकर्षण की वजह से हाइड्रोजन इससे छूटकर अलग, आयोडीन छूटकर अलग, और अभिक्रिया हो गई। भाई अभिक्रिया कब होती है, जब बॉन्ड टूटेगा, तो इसका बॉन्ड शीघ्रता से टूट जाएगा, इसलिए शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेगा। परमाणुओं का आकार छोटा है, आकर्षण बल ज्यादा है, शीघ्रता से टूटने वाला नहीं है और अभिक्रिया नहीं करेगा। तो और कभी ऐसा क्रम आपसे पूछ भी लेता है तो आप इस प्रकार के आंसर को देकर आसानी से यहां से बच सकते हो। अब थोड़ा सा याद रखना है कि हैलोजन अम्लों से जब क्रिया कहता है, हम तीनों प्रकार के एल्कोहलों से रिएक्शन कराते हैं। अभी आपके दिमाग में सर तीनों प्रकार के एल्कोहलों से कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों प्रकार का एल्कोहल का अभिक्रिया डिमांड में रहती है। कह भी देता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से बने हुए उत्पाद लिखिए। तो अभी वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल के लिए, ये देखो प्राइमरी एल्कोहल। बेटा प्राइमरी एल्कोहल के लिए एक फॉर्मूला ले लेते हैं, CH3OH। ये प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला है। हालांकि प्राइमरी एल्कोहल में एथाइल एल्कोहल भी लिया जा सकता था, और आप अभिक्रिया करवाने वाले हो हैलोजन अम्ल से। और बेटा जैसे ही हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करोगे, OH अभिक्रिया कर लेगा किससे, H से। OH H से अभिक्रिया करेगा तो पहला पदार्थ तो H2O बनकर तैयार होगा। भाई H OH से अभिक्रिया कर लेगा, जल बनेगा, बनकर क्या तैयार होगा, CH3Cl, मेथाइल क्लोराइड कहते हैं इसको। प्राइमरी एल्कोहल से अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल को चेक करते हैं। बेटा सेकेंडरी एल्कोहल देखो ऐसा होता है क्या कुछ, ये सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मूला है। OH जिस कार्बन जुड़ा है उससे देखो 2 कार्बन कनेक्ट हैं। अभिक्रिया का तरीका पूछेगा, बेटा मैं क्या सोचता हूं अभिक्रिया में से कोई भी चेंज नहीं है, फिर से ये OH किससे अभिक्रिया कर लेगा, H से। H2O तो बनाएगा, साथ में बनेगा क्या उसको देखते हैं, CH3
CH3 और बेटा ये जो OH की जगह खाली हो गई उसकी जगह पे Cl लगा देते हैं। अगर इसको थोड़ा सा भी याद रखा होगा नाम इसका आइसोप्रोपाइल हैलाइड है, ये अच्छा क्लोराइड है, तो इसका नाम ऐसे लिख लेते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एल्कोहल नाम के लास्ट में निकल रहा था तो ऐसा नहीं निकलेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एक और सूत्र देखो आप लोग अभिक्रिया करवा सकते हो, CH3CCH3। अगर ध्यान से देखें तो आप इसको देखकर ही जान सकते हो कि तृतीयक एल्कोहल है। क्यों तृतीयक है? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 कार्बन अटैच हैं। और बेटा अभिक्रिया HCl से होगी। मैं क्या सोचता हूं, अब इतनी बातें तो जानते हो, अभिक्रिया में से क्या होगा, OH H से अभिक्रिया कर लेगा, H2O बनकर तैयार होगा और इसके अतिरिक्त जो बचता है उसको लिख लेते हैं। देखो टर्सरी कार्बन कार्बोकेटायन तो बनना है। और साथ में OH की जगह पर लग जाना है Cl। कोई अगर थोड़ा सा भी इसको ध्यान देने वाला है तो बेटा इसको लिख सकते हैं 3 डिग्री और कार्बन 4 होने की वजह से ब्यूटाइल और बेटा क्लोरीन की वजह से क्लोराइड। 3 डिग्री क्योंकि तृतीयक था, ब्यूटाइल इसलिए बोला गया 1 2 3 4 कार्बन थे और क्लोराइड इसलिए बोला गया क्योंकि क्लोरीन है। इसको जल्दी से नोट करते हैं। और हाँ, इन अभिक्रियाओं को देखोगे अब और फिर आगे की रिएक्शन पढ़ते हैं। अगली हेडिंग लिखिए नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाएंगे। देखो कैसे होगी अभिक्रिया, R सिंगल बॉन्ड OH और नाइट्रिक अम्ल के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HONO2। क्योंकि सर जी हमने तो HNO3 सुना, बेटा वही लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रखा है हमने। अब स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रखने पर होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात को। एल्कोहल की अगर नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया होगी, ये वाला OH इस H को लेके अलग हो जाएगा। थोड़ा सा याद रखना, अगर H OH को लेके अलग होगा H2O बनेगा। अभिक्रिया में H2O लिखा जाए या ना लिखा जाए आपका मन है, लिखो, मन नहीं है मत लिखो। सेकेंडरी कंपाउंड है, इसकी डिमांड भी नहीं है। अच्छा देखो मैं समझता क्यों, मेरे पास बचता क्या है, R सिंगल बॉन्ड ONO2। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं RNO3। देखो N के साथ O3 भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन अगर RONO2 लिखते हो ज़्यादा सही है। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, और कोई पूछेगा इसका नाम क्या, तो R की जगह पर नाम आप सभी जानते हो एल्काइल बोल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना। एक दिन हम लोग बात कर रहे थे, किसी एसिड में अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो नाम के लास्ट में 8 जुड़ जाता है। देखो ये नाइट्रिक अम्ल था और नाइट्रिक अम्ल के फॉर्मूले से किसको हटाया गया है, H, तो बचा हुआ भाग कहलाएगा नाइट्रिक अम्ल के कारण नाइट्रेट। तो इसका नाम है एल्काइल। थोड़ा सा इसमें से दिमाग लगा लेते हैं हम लोग और नाम आसानी से पढ़ लेते हैं। अभी क्या है कि ये तो हो गया जनरल रिएक्शन। पर्टिकुलर रिएक्शन में से देखते हैं बेटा। पहला पर्टिकुलर रिएक्शन है CH3OH के लिए। अभिक्रिया HONO2 अर्थात नाइट्रिक एसिड के लिए जैसे होगा OH अभिक्रिया कर लेगा H से। अगर OH H से अभिक्रिया करेगा तो पहला पदार्थ जल बनेगा। आप चाहते तो इसे तीर के निशान के नीचे लिख सकते थे माइनस का साइन लगा के। मेरे पास बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड ONO2। इसका कोई नाम भी पूछेगा तो भैया एल्काइल की जगह पर हम यूज करेंगे मेथाइल को। और बेटा अब आप समझ गए कि बची हुई नाम को क्या पढ़ सकते हैं, नाइट्रेट। अब यही काम हम लोगों को एथाइल अल्कोहल पे करना होगा। अभिक्रिया होगी HONO2 से। तैयारी करेंगे तो OH अभिक्रिया कर लेगा H से। H2O तो पहले से ही बनकर अलग होगा। और साथ में एक और काम किया जा सकता है कि C2H5 अभिक्रिया कर लेगा ONO2 से। C2H5ONO2 नाम अगर पूछेगा तो C2H5 का नाम है एथाइल और बेटा ONO2 को बोलेंगे नाइट्रेट। अगर नाइट्रिक अम्ल से कहता है ये रासायनिक अभिक्रिया आपके पास लिखी हुई है। जस्ट इसके साथ एक और एसिड की अभिक्रिया डिमांड में आती है
और वो एसिड कौन है? HNO2। अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर इसको मैच कराने की कोशिश करें तो आपको नहीं लगता कि यार ये तो HNO3 है, ये HNO2 लगभग एक जैसे मिल रहे हैं, बशर्ते ऑक्सीजन एटम जो है वो नाइट्रिक एसिड में ज़्यादा है और नाइट्रस एसिड में, नीचे वाले एसिड में ऑक्सीजन एटम कम है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर दो एसिड सेम तरह के अवयवों द्वारा मिलकर बने होते हैं, अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाले अम्ल के नाम के लास्ट में इक लगाते हैं और कम ऑक्सीकरण संख्या वाले एसिड के नाम के लास्ट में अस लगाते हैं। दोनों में फॉर्मूला लगभग सिमिलर था, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा थे इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर उसका हाई होगा। नाइट्रिक लास्ट में इक लगा दिया एसिड, और इसमें से वही ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया नाइट्रस एसिड, तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर इक की ओर ले जाता है और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ले जाता है अस की ओर। जैसे सेम ऐसे कैटेगरी रहती है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में H2S के साथ 4 O H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड में H2S के साथ 3 O H2SO3, और नाम भी इसीलिए चेंज हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इक की ओर ले जाता है नाम, और जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो नाम को अस की ओर ही समाप्त कर देता है। तो उस रीजन के कारण ये नाइट्रिक अम्ल है और ये है नाइट्रस अम्ल। अब क्या है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल की अगर आप अभिक्रियाएं करवा सकते हो, नाइट्रस अम्ल की भी अभिक्रियाएं आप करवा सकते हो, इसलिए मैं केवल और केवल एक रासायनिक अभिक्रिया को यहां लिखूंगा जो नाइट्रस अम्ल से ली गई होगी। एल्कोहल का फॉर्मूला अगर देखेंगे R सिंगल बॉन्ड OH, और नाइट्रस अम्ल के सूत्र को लिख सकते हो HONO, HNO2 ही लिखा हुआ है लेकिन मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रखा है। अभिक्रिया का तरीका वही है, OHS से अभिक्रिया कर लेगा तो बना डालेगा H2O, वही मैं क्या सोचता हूं मेरे पास क्या बचता है RONO। R को बेटा बोलते हैं एल्काइल और ONO को बोलते हैं नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। अभी क्या काम है आप लोगों का, आप R की जगह पर एक बार CH3OH की अभिक्रिया करवाओगे और एक बार R की जगह पर C2H5 लिखकर रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करवाओगे। ये काम है बेटा तुम लोगों का, और हमारा जो काम है हम वो यहां निपटाते हैं। देखो इस एरिया पर हम लोगों का अगला काम चलेगा, या अगली रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाएगी। अगली रासायनिक अभिक्रिया है निर्जलीकरण। सबसे पहली बात, जैसे ही निर्जलीकरण आ जाए तो बेटा कुछ बातें तो अपने मन से तैयार कर लो। क्या बातें तैयार कर लो? निर्जलीकरण के लिए आप तीर के निशान के ऊपर H2SO4 को रख सकते हो, या मैं और भी ज़्यादा अच्छा लिखना चाहूँ, आप निर्जलीकरण के लिए तीर के निशान के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख सकते हो। आप तीर के निशान के ऊपर CaO को लिख सकते हो। आप तीर के निशान के ऊपर लिख सकते हो P2O5 को। तो इस प्रकार से बेटा कुछ उत्प्रेरक हैं जो निर्जलीकारक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, और आप उन पदार्थों को तीर के निशान के ऊपर लिखते हुए निर्जलीकरण की अभिक्रिया को संपन्न करवा सकते हो। क्योंकि निर्जलीकरण के लिए ऐसा पदार्थ चाहिए जो क्या किसको अलग कर सकता हो? जल को। तो ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो जल को अलग करने में अपने आप में माहिर हैं, सक्षम है। इन्हीं पदार्थों का यूज करेंगे, निर्जलीकरण अभिक्रिया आएगी अगर। जनरली क्योंकि ये लिक्विड स्टेज पे है कंसंट्रेटेड H2SO4, जनरली रिएक्शन में हम ज्यादातर यही यूज करने वाले हैं। और देखो निर्जलीकरण भी जब आता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के अल्कोहलों का निर्जलीकरण दिखाना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली रासायनिक अभिक्रिया है प्राइमरी एल्कोहल पर निर्जलीकरण। तो बेटा देखो जरा, ये क्या, ये प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि निर्जलीकरण होना है आप H2SO4 का यूज करने वाले हैं। और भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहो, कंसंट्रेटेड H2SO4 थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें से याद रखने की केवल एक ही चीज है,
बहुत सारी बातों पर दिमाग नहीं ले जाते, एक बात पर ले जाते हैं। जिस कार्बन का OH है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का H रहेगा। देखो कैसे, अगर इस कार्बन का OH है तो फिर H इस कार्बन का रहेगा। यहां OH इसका H मिलकर किसको अलग कर देगा? जल को। हो गया निर्जलीकरण। बचता क्या है? CH2 और CH2। वैलेंसी को जैसे ही बैलेंस करने की कोशिश करोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन के तैयार होगा। इसका नाम है एथाइलिन या एथिलीन। अभी थोड़ा सा याद रखेंगे इस बात को कि यही रिएक्शन अगर आपसे कह दे CH3CH2OH, थोड़ा सा बेटा इस बात को अपने दिमाग में भर कर रख लेना, क्योंकि अभिक्रिया अलग प्रकार की है, बहुत अलग से पूछी भी जा सकती है। अगर कह दे CH3CH2OH का आधिक्य है, आधिक्य का मतलब समझते हो ना? आधिक्य अर्थात ये पदार्थ ज्यादा मात्रा में पड़ा है, तो बेटा फिर एथिलीन गैस नहीं बनती है, फिर बनता है डाई एथिल ईथर। थोड़ा सा ये वाली बात तैयार करके रख लेनी है। अगर आपसे कह दे कि भैया इस अभिक्रिया में एथेनॉल जो था वो कम मात्रा में नहीं था, ज्यादा मात्रा में था, और इसका टेम्परेचर भी 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो भैया तुरंत ऐसा बात बताओ। वैसे ये अभिक्रिया 140 से 160 के बीच में होती है, ये 160 से एबव टेम्परेचर पे 160 टू 180 के बीच में होती है। मैंने 170 लिख रखा है। आधिक्य की बात कह दूं तो नीचे वाली अभिक्रिया लिख के आनी, ये थोड़ी सी अलग सी बात याद रखनी है। अब आ जाते हैं, कहता है प्राइमरी अल्कोहल की तो सर जी बहुत सारी रिएक्शन आपने दिखा दी। सेकेंडरी पर आ जाते हैं। सेकेंडरी पर आओगे तो देखो CH3CH, मैंने पहले से ये बात बता रखी है आपको कि जिस भी कार्बन का OH लिया जाएगा उसके बगल वाले का H ले लिया जाएगा। एक काम कर ले, इसको ऐसे लिख ले, ऐसा ऊपर OH लिख ले। देखो बेटा तीर के निशान के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर ये वाला H है तो इसका H ले लेगा, या आप चाहे तो इसका OH इसके H के साथ कनेक्ट कर लें। मैं इसका ये वाला OH लास्ट वाले H के साथ कनेक्ट करता हूं, पदार्थ बनने वाला है जल। सोचो बचेगा क्या क्या? CH3CH, देखो OH तो निकल ही गया था और इससे निकल गया था H, CH2। बैलेंस करोगे अगर बॉन्ड को तो भैया वहां डबल बॉन्ड लग जाएगा और इसका नाम होगा प्रोपीन, क्योंकि कार्बन 3 के कारण प्रोप और डबल बॉन्ड के कारण इन, तो प्रोपीन इसका नाम लिख दोगे। एक और बात ध्यान रखनी है, सेकेंडरी वाली बात तो निपटा डाली यार तुम लोगों ने। अब बात आ जाते हैं सेकेंडरी पर ही, और सेकेंडरी पर जो अब बात बताएंगे उसको भैया कान खोलकर सुन लेना। CH3COH, CH2CH3, देखो ये वाला अल्कोहल CONCH2SO4। कहोगे सर जी इसको क्यों लिखा? बेटा देखो इसको इसलिए लिखा, ये वाला अल्कोहल सेकेंडरी था, इसमें से OH चाहे इस H से अभिक्रिया करता, OH चाहे इस H से अभिक्रिया करता, प्रोपीन ही बनता, दूसरा फॉर्मूला नहीं बन सकता था। सोचो ये OH अगर इस H से अभिक्रिया कर लेगा तो बन जाएगा ब्यूट-2-ईन, क्योंकि 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आएगा। अगर ये वाला OH इस कार्बन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा ब्यूट-1st-ईन। अभी प्रॉब्लम इस बात की है कि हम कौन सा कंपाउंड बनाकर तैयार करेंगे, तो बेटा मैं बनाकर दिखाता हूं कैसे बनेगा। अगर ये वाला OH इस H से अभिक्रिया करेगा, ध्यान से देखो ये वाला OH इस H से अभिक्रिया करेगा, बेटा जल तो बनेगा बनेगा इसके अतिरिक्त क्या? CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये पदार्थ बनकर तैयार होगा, क्योंकि ये वाला OH इसका H ले गया ना, तो यहां भी CH यहां भी CH, ब्यूट-2-ईन। और बेटा थोड़ा सा याद रखना, अब जगह मेरे पास आगे नहीं इसलिए मैं इसको नीचे लिखूंगा। अगर ये वाला OH इस H से अभिक्रिया करता, थोड़ा सा ध्यान देंगे, OH H से अभिक्रिया करता तो यहां क्या बचता? CH2। इसको क्या कहते हैं? ब्यूट-2-ईन।
ये कौन सा है? ब्यूट फर्स्ट इन, नाम लिख लेते हैं ब्यूट 2 इन, और ये है बेटा ब्यूट फर्स्ट इन। अब थोड़ा सा इस बात पर चर्चा कर लेंगे, सर जी अभिक्रिया में से दोनों तो बना दिए, अगर एक लिख के आते तो क्या होता? एक भी लिख के आते ठीक था, लेकिन मैं तुमको बता दूं अभिक्रिया के दौरान जो ब्यूट 2 इन है ये बनता है 80%, और बेटा अभिक्रिया के दौरान ब्यूट फर्स्ट इन है ये बनता है मात्र कितने परसेंट? 20%। तो थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, अगर आप इनमें से एक पदार्थ लिखना चाहते हो, नीचे वाला ना लिखना ब्यूट फर्स्ट इन, क्योंकि ये कम अमाउंट में बना हुआ पदार्थ है, और अभिक्रिया के दौरान कम अमाउंट में बने हुए पदार्थ को अगर आप नहीं लिखते हैं चल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में बने हुए पदार्थ को नहीं लिखते हैं ये बात चलने वाली नहीं है। तो थोड़ा सा इस बात पर चर्चा कर लिया है हम लोगों ने, ताकि आपको ये पता चल जाए अच्छा क्योंकि ब्यूट 2 इन क्यों बना, 1 इन क्यों कम बना। हमेशा OH के पास ये प्रेफरेंस होता है कि हम श्रृंखला के बीच वाले भाग की ओर भगें, तभी OH के पास प्रेफरेंस था। इधर अगर हाइड्रोजन ले लेता तो किससे लेता? किनारे वाले से, इसको कम प्रेफरेंस देगा। OH अंदर वाले बीच वाले के भाग की ओर ज्यादा जाने की कोशिश करता है। जिधर श्रृंखला लंबी है उधर की तरफ के H से अभिक्रिया करने की क्षमता थोड़ी सी ज्यादा रखता है। प्राइमरी के एग्जाम्पल हो गए अल्कोहल के, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ तो टर्सरी अल्कोहल का लास्ट है। टर्सरी अल्कोहल का एग्जाम्पल पर लेते हैं आज के दिन का। बेटा OH लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा आप समझ गए जल अलग होने वाला तरीका क्या। देखो इनमें से सारे कॉर्नर वाले CH3 हैं, चाहे जिसके H से विक्रिया करेगा। तो ऐसा देख लेते हैं, देखो OH इस H से विक्रिया कर लेगा, अगर OH इस H से विक्रिया कर लेगा तो देखो बनेगा क्या क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सॉरी C। थोड़ा सा देखते हैं नीचे की ओर, देखो CH2 बचेगा ना, इस CH2 को नीचे ना लिखकर सामने लिख देते हैं CH2, और ऊपर CH3 लिखा ही है। जो नीचे CH2 बना था इसको घुमाकर सामने कर दिया, बस। नाम पूछेगा तो बेटा जरा ध्यान से देखते हैं, कार्बन 3 है, प्रॉप फर्स्ट इन, और बेटा दूसरे नंबर के कार्बन पर मेथाइल लगा है तो 2 मेथाइल प्रॉप फर्स्ट इन। निर्जलीकरण में सारी अभिक्रियाओं पर ध्यान दे लेना एक बार, जितने भी प्रकार की पूछी गई हैं अभी तक मैंने हर प्रकार की एक अभिक्रिया ली रखी है। इस वाले नंबर पर थोड़ा सा जिसपे मैंने काफी सारे निशान बना दिए हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना कि OH को जब भी प्रेफरेंस मिला है वो बीच श्रृंखला के कार्बन वाले हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने गया है, कॉर्नर की श्रृंखला पर नहीं आया है वो जल्दी से, इसीलिए कॉर्नर पर उसने केवल 20% प्रोडक्ट को बनाया है और बीच वाले हिस्से पर 80% प्रोडक्ट को बनाकर तैयार करके रखा है। अभी भी मात्र कुछ अभिक्रियाएं हैं, 2 या 3 अभिक्रियाएं हैं, जिनमें से कुछ अभिक्रियाएं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, और फिर पढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल को। तो जल्दी से नोट कर लेते हैं फिर इसको।